हेलो बच्चों वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोधों का संयोजन। किस तरीके से प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और पूछे गए हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो बच्चों जनरली जब भी अपन प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं तो प्रतिरोधों को हम दो तरीके से संयोजित करते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे हो ये डायग्राम की हेल्प से, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो गया, एक के आगे एक, एक के आगे एक, मतलब हर के, मान लो कि भाई इसका एक सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगला प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा हुआ है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके का संयोजन कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो ये हो गया श्रेणी क्रम। और अगर विभिन्न प्रतिरोधों के प्रथम सिरे या एक सिरा किसी एक स्थान पर जुड़ा हुआ हो और दूसरे सारे सिरे दूसरे स्थान पर जुड़े हुए हो, मतलब दो ही सिरों के बीच में अगर कई सारे प्रतिरोधों का संयोजन आप देखते हो तो ऐसा संयोजन बन जाता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। अब दोनों संयोजनों में जो चीज आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखने वाली है वो क्या है बच्चों, एक तो कॉन्सेप्ट आपको यह ध्यान रखना है कि समांतर क्रम श्रेणी में हमेशा विभवांतर का मान समान रहेगा, v की वैल्यू रहेगी यहां पर नियत, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान होगा अलग अलग। जबकि अगर मैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध की बात करता हूं तो प्रत्येक में यहां पर बच्चों धारा का मान रहेगा नियत, I की वैल्यू होगी बच्चों यहां पर नियत, और प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर होगा अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे हैं अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए, तो प्रत्येक के लिए विभवांतर होगा अलग अलग और धारा का मान होगा नियत। जबकि बच्चों समांतर क्रम संयोजन में दो ही सिरों के मध्य कई सारे प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान रहेगा जबकि धारा का मान यहां पर अलग अलग रहेगा। ये हो गई यहां पर एक समझने वाली चीज। दूसरी चीज की अपन बात करते हैं तो बच्चों यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है, ये तुल्य प्रतिरोध होता है बच्चों सभी के योग के इक्वल। तो आर एस इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। और इसी तरीके से समांतर क्रम संयोजन में बच्चों ये बनता है Rp इज इक्वल टू, अगर दो प्रतिरोधों का संयोजन है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अगर कई सारे प्रतिरोध यहां पर जुड़े होते हैं तो बच्चों हम कहते हैं 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से चाहे जितने भी प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े हों। अब देखिए जैसे अपन बात करते हैं यहां पर धारा की, तो बच्चों समांतर क्रम में जो धारा है वो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में यहां पर वितरित होती है। जबकि हम श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर बच्चों संयोजित होता है यहां पर प्रतिरोध के समानुपाती। शक्ति वे की बात करें तो बच्चों यहां पर शक्ति वे जो है P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R श्रेणी क्रम में, तो P समानुपाती हो गया बच्चों R के। इसका मतलब जो शक्ति व्यय है वो होता है प्रतिरोधों के अनुपात में। जबकि समांतर क्रम संयोजन में हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब शक्ति व्यय यहां पर समानुपाती होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के। तो बच्चों ये जनरल कॉन्सेप्ट यहां पर होता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम के लिए। चलिए और भी कुछ की पॉइंट्स यहां पर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे हमें। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं श्रेणी क्रम की बात करूं तो देखिए तुल्य प्रतिरोध ये अपन बात कर चुके हैं यहां पर। इसी तरीके से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ये भी अपन बात कर चुके। दो प्रतिरोधों का संयोजन होता है बच्चों श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2, समांतर क्रम में होता है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये अपन देख चुके हैं यहां पर। अगर किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर हमें विभवांतर कैलकुलेट करना हो तो बच्चों विभवांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस प्रतिरोध के सिरों पर हमें विभवांतर कैलकुलेट करना है वो प्रतिरोध बटा तुल्य प्रतिरोध गुणा कुल विभवांतर। तो R डैश क्या हो गया यहां पर, प्रतिरोध जिसके सिरों पर हमें विभवांतर मापना है वो ले लिया। R इक्विवेलेंट उस पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध, जिस पंक्ति में आप किसी प्रतिरोध विशेष पर विभवांतर मापना चाह रहे हो तो बच्चों वहां पर क्या कॉन्सेप्ट हो गया, R डैश मतलब उस प्रतिरोध का मान बटा उस पंक्ति में कुल प्रतिरोध गुणा कुल विभवांतर। तो ये बच्चों आप यहां पर यूज करोगे। इसी तरीके से अगर समांतर क्रम में आपको किसी प्रतिरोध विशेष में आपको धारा का मान ज्ञात करना हो तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट होगा I डैश इज इक्वल टू I इंटू, अब देखिए समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध लगे हैं तो विपरीत शाखा में क्या प्रतिरोध है बटा दोनों शाखाओं में तुल्य प्रतिरोध गुणा कुल धारा, यहां से अपन यूज करते हैं। चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं बच्चों अगली स्लाइड में।
तो ये देखिए डायग्राम से, यहां पर अभी मैं बात कर रहा था कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और आपको किसी विशेष प्रतिरोध में, मान लो आपको R1 में वोल्टता की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों यहां पर V1 इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा, ये प्रतिरोध का मान बटा तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R1 प्लस R2 गुणा कुल विभवांतर कितना हो गया V। इसी तरीके से अगर आपको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बच्चों आप V2 को क्या बोलोगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कुल विभवांतर V। और यहां पर मैं बात कर रहा था धारा की, तो देखिए बच्चों यहां पर कुल धारा आ गई, यहां पर आई। बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब की बार नीट में पूछा गया है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। यहां पर तुल्य धारा आ गई आई, जिसमें से I1 I2 दो धाराएं निकल गई दो अलग अलग शाखाओं में। तो अगर आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बच्चों I1 बराबर क्या हो गया, इस शाखा की विपरीत शाखा में प्रतिरोध, तो विपरीत शाखा में प्रतिरोध क्या हो गया R2 डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध कितना हो गया R1 प्लस R2 और इसको गुणा कर दो बच्चों तुल्य धारा से। इसी तरीके से I2 नीचे वाली शाखा में अगर आपको धारा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके विपरीत शाखा में प्रतिरोध कितना हो गया R1 बटा तुल्य प्रतिरोध, ये हो गया बच्चों R1 प्लस R2 और इसको गुणा कर दो तुल्य धारा I से, तो ये मिल गया आपको इस वाली शाखा में धारा का मान। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है यहां पर समांतर क्रम श्रेणी क्रम में विभवांतर और धाराएं कैलकुलेट करने का। यदि n एक समान प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध होता है यहां पर श्रेणी क्रम में n इंटू आर। अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो और सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो r डैश इज इक्वल टू बच्चों बन जाएगा n इंटू आर। और यहां पर हम बात करते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू r अपॉन n। ये यहां पर कॉन्सेप्ट होता है श्रेणी क्रम में और ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों समांतर क्रम में। अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बन जाता है बच्चों V बटा n। n क्या हो गया यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या। इसी तरीके से समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती है तो प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितनी प्रवाहित होगी I बटा n। तो ये की कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहां पर प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स की अपन बात कर लेते हैं। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तथा एक प्रतिरोध को खुला छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब यह ध्यान रखना है बच्चों कि कभी भी हमेशा ध्यान रखना खुले परिपथ में धारा का प्रवाह कभी भी नहीं होता। अगर परिपथ खुला हुआ है, आपकी कई सारी शाखाएं वहां पर है और अगर एक भी शाखा में प्रतिरोध खुला हुआ है या आपका परिपथ टूटा हुआ है तो पूरे परिपथ में धारा का मान शून्य ही रहेगा। जैसे त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब लगे होते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में। अब वहां पर आपने देखा होगा कि अगर एक भी बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है तो पूरी लाइटें बंद हो जाती है, उसमें पूरी झालर में पूरी लाइटें बंद हो जाती है। तो और हमारे घरों में आपने देखा होगा कि जितने भी उपकरण होते हैं, हमारे घरों में जितने भी उपकरण होते हैं ये सारे होते हैं समांतर क्रम में। तो अगर किसी एक रूम का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बच्चों बाकी रूम के बल्ब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी बल्ब जलते रहते हैं, बाकी उपकरण आपके काम करते रहते हैं, सिर्फ वो जो बल्ब फ्यूज हुआ है उसमें धारा प्रवाहित बंद हो जाती है। यहां पर यदि n एक समान प्रतिरोधों से बनने वाले अधिकतम संभव संयोजन की बात करें तो बच्चों ये संयोजन होंगे 2 की घात n-1। अगर आपको n एक समान प्रतिरोधों से कोई संयोजन बनाना है तो अधिकतम संभावित संयोजन हो गए 2 की घात n-1 और असमान प्रतिरोधों से आपके अधिकतम संभावित संयोजन हो जाएंगे बच्चों 2 की घात n। ये आपकी ट्रिक्स होती है न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए बच्चों बात करते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स अगर आपको दिए जाएं, कुछ जटिल परिपथ आपको दे दिए जाएं तो उन जटिल परिपथों को आप किन किन विधियों से हल कर सकते हो। तो बच्चों कुछ विधियां अपन देखते हैं यहां पर। पहली विधि मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। एक ये विधि ऐसी होती है जिसमें अपन ऐसे बिंदु देखते हैं जो समान विभव पर हो। समान विभव वाले बिंदुओं की पहचान करते हैं बच्चों। तो यह विधि समान विभव वालों की बिंदुओं की पहचान करने एवं उन्हें जोड़ने पर आधारित है। समविभव बिंदुओं की पहचान का आधार परिपथ की सममितता। तो बच्चों अपन यूज करते हैं यहां पर परिपथ की सममितता से वहां पर समविभव पृष्ठ में उस पृष्ठ में किस तरीके से समविभव बिंदुओं को आप छांट सकते हो, समान विभव वाले बिंदुओं को छांट सकते हो। जैसे ये एक परिपथ ले लिया बच्चों अपन ने, ये एक परिपथ ले लिया। इस परिपथ में देखिए हमने सबसे पहले तो इस परिपथ को सममितता के आधार पर विभाजित कर दिया। तो इस तरीके से परिपथ था तो हमने इसको सममितता के आधार पर विभाजित कर दिया। अब कौन कौन से बिंदु हैं यहां पर जो समान विभव पर हैं, तो देखिए बच्चों यहां पर समान विभव वाले बिंदु आप सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले परिपथ में। यहां पर ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, यहां पर इस वाले बिंदु पर इस तरीके से बच्चों आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या हो गया, समान विभव वाले बिंदु छांटकर।
तो देखिए यहां पर दिए गए चित्र में निम्न बिंदु समान विभव पर हैं, कौन कौन से हो गए यहाँ पर 5 और 6। तो देखिए बच्चों 5 और 6 समान विभव पर हो गए दोनों बिंदु, 2 0 और 4, तो 2 4 और ये 0, ये बच्चों यहाँ पर समान विभव पर हैं। इसी तरीके से 7 और 8, 7 और 8 बिंदु यहाँ पर समान विभव पर हैं। तो इन बिंदुओं से आप यहाँ पर विभव निकाल सकते हो और अब आप ग्राफ की सममितता के आधार पर कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। तो ये परिपथ को बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर दिया बच्चों यहाँ पर। बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध के कुछ मानक परिणाम। तो बच्चों इनको रटने की जरूरत नहीं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये आ गया असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। असंतुलित क्यों बोल दिया यहाँ पर कि बीच वाले प्रतिरोध को, जो धारा मापेगा प्रतिरोध है जी, इसको भी यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या, ये डायरेक्टली रिजल्ट कैलकुलेट करके दिया, आपको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। घन, मान लो कि कोई घन आपको दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा में एक प्रतिरोध लगा हुआ है आर। अब इसके लिए आप अलग अलग स्थितियों में कैसे तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। पहली चीज बोलिए बच्चों ई और सी के बीच, तो यहां पर इस विकर्ण ईसी के लिए आपको तुल्य विभवांतर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए। तो यहां पर देखो बच्चों क्या होगा, तुल्य विभवांतर की वैल्यू 5/6 आर, तुल्य विभवांतर की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 5/6 आर। ग्राफ की सममितता से आप निकाल सकते हो यहाँ पर 5/6 आर। ए और बी के बीच अर्थात घन की एक भुजा के सिरों के बीच, ए और बी के बीच बच्चों हम प्रतिरोध की बात करें, ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच ये यहाँ पर इस वाले फलक के बीच में अपन बात करें इन दोनों के बीच में, तो बच्चों ये हो गया यहाँ पर आपका 3/4 आर। तो इस तरीके से ये चीजें आप डायरेक्टली आप कैलकुलेशन में ध्यान रख सकते हो। अगर हम बात करें अनंत प्रतिरोध वाली कोई सीरीज है, उसमें कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो बच्चों अनंत प्रतिरोध वाली सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, पुनरावृत्ति कहां से स्टार्ट हो रही है। देखिए जैसे यहां पर मैंने ये दो ग्राफ लिए, दो अलग अलग यहाँ पर डायग्राम्स लिए हैं। यहाँ पर R1 R2 और R3, R1 R2 R3, मतलब ये इसके बाद में रिपीटेशन हो गया है यहाँ पर, इसके बाद में ये पूरे प्रतिरोध फिर से रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो बच्चों आगे वाले हम क्या कंसिडरेशन लेते हैं यहाँ पर कि भाई इस रिपीटेशन के बाद, इस पुनरावृत्ति के बाद आगे के जितने प्रतिरोध हैं ये सीरीज जारी है अनंत तक, अनंत तक ये सीरीज जारी है। तो इस शुरू वाले 3 प्रतिरोधों का इस अनंत श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि भाई आगे वाली जितनी श्रेणी ये रह गई ये तुल्य प्रतिरोधी मान लो आप इसका आर इक्विवेलेंट। तो अब ये काम बिल्कुल आसान बन गया, 3 प्रतिरोध शुरू में रह गए, एक ये R3 रह गया, एक ये R2 रह गया, और इन आगे वाली पूरी श्रेणी का प्रतिरोध आपने तुल्य के बराबर ही मान लिया, ये मान लिया आपने आर इक्विवेलेंट। तो ये R1, ये R3, ये R2 और ये हो गया बच्चों आर इक्विवेलेंट। अब आपको इन दोनों सिरों के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, इन दोनों के संयोजन के बाद अभी R1 और इन दोनों का परिणामी और R2 ये तीनों बन गए बच्चों श्रेणी क्रम में। तो अब आप इजीली कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। सेम चीज यहां पर हो रही है, यहां पर अब की बार नीचे वाले प्रतिरोध को हटा दिया, लेकिन रिपीटेशन आप देख सकते हो पुनरावृत्ति कहां पर हो रही है, R1 R2 के बाद। तो R1 R2 के बाद यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है पूरे परिपथ में। तो वापस से क्या बोल सकते हो कि जहां से पुनरावृत्ति स्टार्ट हुई है उससे आगे के पूरे परिपथ का प्रतिरोध आप वापस से क्या मान लो, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मान लिया। अब शुरू के 2 प्रतिरोध क्या बच गए यहां पर आपके, R1 ये आर इक्विवेलेंट आ गया, और यहां पर ये वाला नहीं है अब की बार। तो देखिए क्या बोल दिया हमने, ये तो हो गया ऊपर वाला R1, ये आ गया R2 और ये आ गया आपका पॉइंट ए, ये ए ये बी, यहां पर R1 यहां पर R2 और आगे वाली पूरी सीरीज का ये हमने क्या कंसिडरेशन किया है यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट। तो अब की बार बच्चों R2 आर इक्विवेलेंट का आप निकाल लोगे परिणामी, और फिर निकल जाएगा R1 के, और इसका पूरा आ जाएगा इक्वल किसके, आर इक्विवेलेंट के। तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और वहां से आप बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो धाराचारी फॉर्मूले से। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आपको मिल जाएगी इसकी। तो रटना नहीं है, ये समझ लो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि अगर अनंत श्रेणी आ जाए तो क्या करना है आपको, रिपीटेशन पुनरावृत्ति जहां से स्टार्ट हो रही है उसके आगे के पूरे श्रेणी को आप मान लो तुल्य प्रतिरोध के बराबर, और उसके बाद उसका संयोजन आप कैलकुलेट कर लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करी हमने। यदि n समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो बच्चों इनके जो तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात है ये आ जाएगा n²/1, Rp/Rs की वैल्यू आ जाएगी n²/1। रटने की जरूरत नहीं है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था Rp की वैल्यू होती है R/n और Rs की वैल्यू होती है n×R। तो बच्चों अगर अपन Rp में भाग देते हैं Rs का तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या,
आर पी अपॉन आर एस इज इक्वल टू आर अपॉन एन इंटू एन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 1/n²। तो बच्चों ये n² अपॉन नहीं आएगा, आर एस अपॉन आर पी की वैल्यू आएगी n² अपॉन 1 या आर पी अपॉन आर एस की वैल्यू आएगी 1/n²। यदि किसी आर प्रतिरोध वाले तार को n बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए, बच्चों अगर किसी आर प्रतिरोध वाले तार को n बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए और फिर इन भागों को एक बंडल के रूप में समायोजित किया जाए, तो इस संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा यहां पर r/n²। क्या बोला हमने कि जितना एक आर प्रतिरोध का तार था उसको n बराबर भागों में कट कर लिया और उसको एक बंडल के रूप में आपने समायोजित कर दिया, तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा r/n²। और अगर आप प्रत्येक भाग की यहां पर प्रतिरोध की बात करते हो तो ये हो जाएगा r/n। चलिए बच्चों कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने बात किया था कल वर्ण कर्म में अपन ने बात करी थी किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक दो पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किए थे। देखिए यहाँ पर सफेद, भूरा, लाल, रजत। तो मैंने क्या बताया था कि भाई शुरू की जो दो वलय हैं, शुरू की दो वलय ये तो बताती है आपको क्रम को बताती है, क्रम संख्या को बताती है। तीसरा बताता है यहाँ पर आपके 10 की घात को, और चौथा बताता है बच्चों सहायता को, सहनशीलता को बताता है। तो आप कैलकुलेट कीजिए। सफेद 9वें नंबर पे आ गया, भूरा आ गया बच्चों पहले नंबर पे। तो 9 1 कितना प्रतिरोध हो गया, 9 1 गुणा लाल आ गया बच्चों 2 पे, तो 10 की घात 2। और रजत के लिए होती है बच्चों ये ±10% सहायता। तो ऐसा कोई ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो 9.1 किलो ओम के आसपास आ गया बच्चों ये लमसम। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कार्बन प्रतिरोध पर अंकित रंगीन वलयों का क्रम भूरा, काला एवं भूरा है, तब इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो भूरा, काला, भूरा, भूरा हो गया बच्चों यहाँ पर आपका फर्स्ट 1 के सामने हो गया, ब्लैक हो गया 0 के सामने, तो 1 0, और फिर से भूरा आ गया मतलब 10 की घात 1, तो 10 गुणा 10 100 ओम हो गया बच्चों यहाँ पर। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 100 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको पूछ लिया वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछ लिया, हमें यहाँ पर दी हुई है धारा की वैल्यू 2 एम्पियर और दो अलग अलग शाखाओं में प्रतिरोधों के मान हमें दिए हुए हैं। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट इसका समझिए। देखिए क्या बताया हमने, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स वाई, इन बिंदुओं को बोल दें, इस वाले बिंदु को बोल दें हम एक्स और इस वाले बिंदु को बोल दें ये वाला बिंदु वाई, ये बोल दिया एक्स और इसको बोल दे बच्चों जेड। तो देखिए x और y के बीच में बच्चों अगर विभवांतर की बात करी जाए तो ये क्या हो गया, vx माइनस vy। इन दोनों के बीच में हम विभवांतर की बात करें तो ये हो गया यहाँ पर, देखिए दोनों शाखाओं में इसमें प्रतिरोध हो गया 4 और 16 20 ओम, इसमें हो गया 16 और 4 20 ओम। तो दोनों प्रतिरोध समान है, इसका मतलब जो 2 एम्पियर की धारा है ये दोनों शाखाओं में समान परिमाण में विभाजित हो जाएगी, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। 4 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, तो बच्चों इसके सिरों पर विभवांतर हो गया 4 वोल्ट, इसके सिरों पर हो गया ये 16 वोल्ट। ऐसे ही यहां पर 16 और यहां पर 4। अब हमें तो इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर निकालना है। तो बच्चों इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर देखिए क्या हो गया, यहां पर 4 वोल्ट, यहां पर 16 वोल्ट, तो 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12 वोल्ट। विभवांतर आ गया बच्चों 12 वोल्ट। यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, 12 वोल्ट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक विद्युत केबल में 9 mm त्रिज्या का केवल एक तांबे का तार है। कोई केबल हमें दी हुई है जिसमें एक तांबे का तार दिया हुआ है, इसका प्रतिरोध बोल दिया 5 ओम। इस केबल को 6 विभिन्न विद्युत रोधी तांबे के तारों से, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3 mm है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो केबल का कुल प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों पहली स्थिति में तो क्या बोल दिया कि भाई केबल थी उसमें तांबे का एक ही तार था, तो तांबे का एक ही तार था तो हमने यूज कर लिया यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। त्रिज्या दी हुई है तो हमने रो के पदों में यहां पर इसका प्रतिरोध निकाल लिया। अब दूसरे में क्या बोल दिया हमें कि इस बंडल में अब की बार 6 प्रतिरोध दे दिए, केबल में 6 प्रतिरोध दे दिए और प्रत्येक की त्रिज्या भी कम कर दी, त्रिज्या कर दी अब की बार 3 mm। तो बच्चों वापस से आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो देखिए 6 प्रतिरोध ये हो गए, कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो 6 प्रतिरोध हो गए बच्चों ये समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया यहाँ पर r-6। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया r-6। r' की वैल्यू कैसे, हर एक तार का प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट कर लोगे, वापस से रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू आपको ऐसी की ऐसी रखनी है, लंबाई आपको दी हुई नहीं है, सेम लंबाई बोली है तो ऐसी की ऐसी रखोगे।
आप तुलना कर दोगे पहले वाले प्रतिरोध की स्थिति से, तो बच्चों आपको परिणामी प्रतिरोध मिल जाएगा यहाँ पर 7.5 ओम। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ऐसे ही अगला पैटर्न बोला हुआ है, दो प्रतिरोध हैं R1 R2 के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात बोल दिया बच्चों n/1, तब सही संबंध है। तो अब देखिए दो प्रतिरोध हैं, इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या हो गया इनका R1 + R2 और समांतर क्रम में हो गया R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो आप बच्चों यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले रिलेशन को। देखिए यहां पर कैलकुलेशन समझाइए इसकी। श्रेणी क्रम में हो गया R1 + R2, समांतर क्रम में हो गया R1 R2 अपॉन R1 + R2, विभाजित कर दो, अनुपात दिया हुआ आपको n/1। यहां से आपने कैलकुलेशन करी तो यह आ गया R1 + R2 अपॉन √R1 R2, विभाजित कर दिया आपने इसको, तो देखिए रिलेशन आ जाएगा R1 अपॉन √R1 R2 प्लस R2 अपॉन √R2 R1 R2। ऊपर आपने R2 को लिख दिया √R2² और R1 को लिख दिया √R1²। तो देखिए बच्चों यहां पर R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो √R1 अपॉन R2 प्लस √R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू √n। ये बच्चों जो रिलेशन आपका दिया हुआ है उनमें ऑप्शंस में ये वाला रिलेशन एक्यूरेट हो जाएगा। वहां तक कैलकुलेट करते जाओ जहां तक आपके ऑप्शंस मिल जाए, सिंपल सी ट्रिक है इनमें। ऐसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर, तो 5 प्रतिरोध लगा दिए यहाँ पर। तो 5 प्रतिरोध बच्चों ये हो गए एक तरीके से आपका वीटस्टोन सेतु। वीटस्टोन सेतु हो गया, तो वीटस्टोन सेतु से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इसको, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके और इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है। इस वाले सर्किट में आपको बोल दिया ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ए और डी के बीच में बच्चों यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो वापस से देखो वीटस्टोन सेतु की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, ये आ गया ए के बीच में, ये इधर 10 ओम था और इधर डी के साथ में 10 ओम था और ये 4 प्रतिरोध लग गए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 10 ये और इनके लिए चारों का आपका संयोजन क्या हो गया यहाँ पर 10 ओम। तो 10 10 10 कितना हो गया बच्चों 30 ओम। सेम पैटर्न का क्वेश्चन बच्चों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ए और बी के बीच में आपको प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से, इस वाले को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई इन दोनों बिंदुओं को पकड़ के अपन ले आए बाहर की तरफ। तो अब ये इसका जो संयोजन है ये बच्चों बन जाएगा बिल्कुल इजी, और ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये बी को हमने निकाल के ले लिया बाहर, ए को अपन ले गए बाहर यूं का यूं, तो अब सर्किट बन गया कुछ इस तरीके से। और अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये कुछ पैटर्न के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज पे आ गया अभी, जैसा अपन ने ऊपर समझा था। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ये आ गया अभी अपना जो जटिल परिपथ का था, यहां पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसमें प्रोसेस समझ लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे इसको, कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसकी खुद से। यहाँ पर बच्चों आपको सिमेट्री देखनी है, सममितता देखनी है। तो ये आपने सिमेट्री देखी, तो ये वाला जो प्रतिरोध था ये R/2 में विभाजित हो जाएगा। R/2 में विभाजित हो गया, तो अब इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। ये R/2, अब इसका आधा भाग और इसका आधा भाग समान विभव पर हो गई, ये वाला समान विभव पर हो गया, तो इस वाले पॉइंट को आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला प्रतिरोध तार ऐसे आके जुड़ जाएगा, ये वाला प्रतिरोध तार ऐसे आके जुड़ जाएगा, ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, और फिर आपस में हो जाएंगे बच्चों श्रेणी क्रम में। उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों इसकी। बस ध्यान रखना आपको सममितता का। तो बच्चों ऐसे ये सारे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल इजी है। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने डाले हैं यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए प्रतिरोधों के संयोजन पे। चलिए ये क्वेश्चन कुछ नए पैटर्न के आगे। एक 12 ओम प्रतिरोध का तार है, इसको वर्त के आकार में मोड़ दिया। 12 ओम का तार था, उसको पकड़ के वर्ताकार रूप में मोड़ दिया और आपसे पूछ लिया कि व्यास के सिरों पर प्रभावकारी प्रतिरोध। तो बच्चों अब की बार कहीं पर भी आप व्यास के सिरे कोई से भी दो सिरे इसके बोलते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये दो सिरे ले लिए, तो ये तार हो गया दो बराबर भागों में विभाजित, आधा भाग ऊपर वाला आधा भाग नीचे वाला। तो जैसे ही दो बराबर भागों में विभाजित हुआ, तो बच्चों यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना था 12 ओम, तो आधे भाग का कितना हो गया 6 ओम और दूसरे आधे भाग का कितना हो गया 6 ओम। लंबाई आर क्या होता है, समानुपाती होता है लंबाई के, तो लंबाई आधी आधी हमने विभाजित कर दी, इसकी आधी आधी कर दी। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध का मान आधा आधा हो गया, 6 ओम 6 ओम हो गया।
और बच्चों ये व्यास के परित दोनों हो गए आपके समांतर क्रम में, तो आप समांतर क्रम संयोजन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। ये आ जाएगी 6 गुणा 6 बटा 6 प्लस 6, 36 बटा 12, 3 ओम। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे है। इतने ओम प्रतिरोध का एक तार 1 मीटर त्रिज्या के वर्त के रूप में मोड़ दिया गया, उसी तरह का एक अन्य तार इस वर्त के व्यास के अनुदिश जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका भी कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले अर्धवर्त का निकाल दो, ऊपर वाले अर्धवर्त का प्रतिरोध बराबर हो गया नीचे वाले अर्धवर्त का प्रतिरोध, जैसा अभी मैंने समझाया था। ऊपर वाले भाग का जितना प्रतिरोध हो जाएगा उतना ही प्रतिरोध होगा नीचे वाले भाग का यहाँ पर। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो देखिए ऊपर वाले अर्धवर्त का प्रतिरोध कितना हो गया 0.5 पाई आर, तो 0.5 ओम हो गया ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा 0.5 ओम। तो टोटल ए बी भाग का कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 ओम, 0.5 गुणा 2। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो 3 प्रतिरोध हो गए 0.5, 0.5 और 1 ओम। तो तीनों भाग हो गए यहाँ पर बच्चों समांतर क्रम संयोजन में, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेम पैटर्न बच्चों इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस कीजिए, ये भी संयोजन पे है। तो बच्चों संयोजन वाले ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सबका। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं विद्युत सेल क्या होता है। तो बच्चों विद्युत सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा में। तो अपन विद्युत परिपथों में जितने भी ये सेल देखते हैं, इन सेलों में क्या होता है, अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में सप्लाई देती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में ये रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देगी, विद्युतीय ऊर्जा में। यहां पर देखिए जब भी अपन किसी सेल की बात करते हैं तो इस सेल में क्या हो गया, यहाँ पर ये होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों यहाँ पर 2, इसके अंदर भरा होता है ये विद्युत अपघट्य, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जो धनात्मक होता है उसको बोलते हैं एनोड, जो ऋणात्मक होता है बच्चों उसको बोलते हैं कैथोड। तो जितनी भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इन विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के मध्य होती है, जिससे कि आपकी रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में। देखिए बच्चों सेल से संबंधित कुछ की पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक सेल न तो आवेश उत्पन्न कर सकता और न ही नष्ट कर सकता है। ये क्या करता है बच्चों, सेल परिपथ के विभिन्न भागों में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके और आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। तो बच्चों सेल जो है ये न तो खुद आवेश को उत्पन्न करता और न ही ये नष्ट कर सकता है, ये सिर्फ क्या करता है, एक ऊर्जा के प्रवाह को यहाँ पर नियमित रूप से बनाए रखता है, जिससे आवेश प्रवाहित होता रहता है। सेल एक नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है, किंतु यह नियत धारा का स्रोत नहीं है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी अपन सेल की बात करते हैं तो सेल में सिर्फ विद्युत वाहक बल नियत होता है। ये हम नहीं कह सकते कि भाई धारा का मान यहाँ पर नियत होता है, धारा नियत नहीं होती, यहाँ पर विद्युत वाहक बल नियत होता है। सेल जनरली बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को हम बोल सकते हैं नॉन रिचार्जेबल सेल, और द्वितीयक सेल को हम बोल सकते हैं रिचार्जेबल सेल। मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अनावेशित होने के बाद वापस पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते हैं, वो होते हैं बच्चों प्राथमिक सेल, तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो हमारे फिजिक्स में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते क्या है, कैसे होते हैं, कैसे इनकी कार्य प्रणाली होती है बच्चों, ये आप डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। सेल के अंदर धारा का प्रवाह, तो बच्चों सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो होता है विद्युत अपघट्य में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, और बाह्य परिपथ में ये प्रवाह होता है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। किसी सेल को आदर्श सेल हम तब कहेंगे जब बच्चों उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। अगर किसी भी सेल के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो तो वो सेल हो गया आपका आदर्श सेल। अब सेल से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बच्चों। सेल को जब भी अपन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या है ये 3 चीजें? पहली चीज सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, दूसरी चीज उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है, और तीसरी चीज है बच्चों उसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। हमने बात कर ली आंतरिक प्रतिरोध, ये 3 चीजें होती है यहाँ पर। तो विद्युत वाहक बल बच्चों, विद्युत वाहक बल की अगर अपन बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया, जब भी अपन मार्केट से कोई नया सेल परचेज करते हैं तो सेल पे कुछ वैल्यूज प्रिंट होती है। मान लो आपने छोटा पेंसिल सेल लिया, उस पे आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट। तो बच्चों वो 1.5 वोल्ट क्या होता है, उसकी कुल क्षमता, जिसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको हम खुले परिपथ में विभवांतर भी कह सकते हैं। तो सेल में
खुले परिपथ में इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसको हम बोलते हैं बच्चों विद्युत वाहक बल। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ में, सेल के धन सिरे से संपूर्ण परिपथ में ले जाकर और वापस धन सिरे पर लाने में किया गया कुल कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल। तो इसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। देखिए दूसरी अपन ने बात करी सेल के दो सिरों के बीच विभवांतर, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, इसको बच्चों में सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं खुला परिपथ। कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो मतलब खुला परिपथ। तो खुले परिपथ में सेल के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विभवांतर या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? बंद परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, या इसको हम कह सकते हैं कि बाह्य परिपथ में होते हुए सेल के धन सिरे से इकाई धनावेश को ऋण सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य V = W/Q। तो ये हो गया बच्चों यहां पर विभवांतर, या इसको आप बोलते हो टर्मिनल वोल्टता। तीसरी बात करते हैं बच्चों हम आंतरिक प्रतिरोध की। तो ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? जब भी हम सेल की बात करते हैं, मान लो ये हमारा कोई सेल है और इसमें ये दो हमने ले लिए इलेक्ट्रोड, यहां पर बच्चों भरा हुआ है विद्युत अपघट्टे। तो ये मान लिया पॉजिटिव, ये मान लिया नेगेटिव। जब विद्युत अपघट्टे के अंदर कोई आवेश सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेगा, तो बच्चों ये विद्युत अपघट्टे उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। कहां पर उत्पन्न होता है आंतरिक प्रतिरोध? विद्युत अपघट्टे में। कब? जब आवेश आपका प्रवाहित होता है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो यह अवरोध कहलाता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बात करते हैं अपन। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध एक तो निर्भर करता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, यह उतना ही अधिक यहां पर उतना ही अधिक आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्यों? क्योंकि इसको उतनी ही अधिक अवरोध को पार करना होगा, जिसकी वजह से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एक तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर, दूसरा फैक्टर होता है यहां पर जो विद्युत अपघट्टे आपने लिया है इसकी सांद्रता पर। आपने जो विद्युत अपघट्टे लिया है ये तनु है या सांद्र बच्चों, इस पर भी निर्भर करेगा। अगर सांद्र होगा विद्युत अपघट्टे तो यहां पर ज्यादा कठिनाइयां यहां पर उत्पन्न होंगी, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। और अगर तनु हुआ, डाइल्यूट हुआ, कण दूर दूर हुए, तो ये आसानी से आवेश यहां पर गति करेगा। तीसरा कारक होता है बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड यहां पर डूबे हुए हैं इस विद्युत अपघट्टे में, इन इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, कितना भाग यहां पर विद्युत अपघट्टे में डूबा हुआ है, इस पर निर्भर करता है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये अपन ने बात करी बच्चों आंतरिक प्रतिरोध और किस तरीके से ये प्रभावित होता है यहां पर विद्युत परिपथ में। चलिए बच्चों अपन बात करते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में सेल किन किन स्थितियों में हो सकता है। तो बच्चों ये स्थितियां दो हो सकती है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। ये हमने यहां पर बात कर ली बंद परिपथ है। कोई एक सेल ले लिया जिसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R। बच्चों इसको आपने किसी लोड प्रतिरोध कैपिटल R के साथ में संयोजित किया हुआ है। तो देखिए अगर यहां से सेल से प्रवाहित धारा को मैं I बोलता हूं, तो बच्चों ये कुल धारा क्या होती है? I = E/R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r है यहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R है यहां पर लोड प्रतिरोध। बच्चों सेल में आवेशन की जो स्थिति होती है उस समय जो टर्मिनल वोल्टता है वो होती है E-IR। आवेशन के समय अनावेशन के समय जब सेल होता है डिस्चार्ज, जब सेल आपका परिपथ में काम आ रहा होता है, इसको बोलते हैं अनावेशन। और जब इसको आवेशित किया जाता है तो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है और ये V बन जाता है E+IR। तो ध्यान रखिए जब भी सेल परिपथ में काम आता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा ही विद्युत वाहक बल से कम होगा। लेकिन जब सेल को हम बाह्य स्रोत से आवेशित करते हैं, यह स्थिति होती है बच्चों आवेशन की। जब बाह्य स्रोत से इसको आवेशित करते हैं तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी इसमें प्रवाहित धारा। अगर हम बात करें इस लोड के सिरों पर विभव पतन की, तो बच्चों ये विभव पतन हो गया I/R। V हो गया I/R। सेल के अंदर विभव पतन, तो सेल के अंदर विभव पतन हो गया बच्चों I/r, क्योंकि सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, तो I/r। सेल का समीकरण E = V+IR। ये बच्चों अभी जैसा मैंने बताया ये किसके लिए हुआ? अनावेशन के लिए।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध बच्चों आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। ये होता है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। यहां पर बाह्य प्रतिरोध में शक्ति वे, तो बाह्य प्रतिरोध जो आपने यहां पर लगाया हुआ है बच्चों, इसमें शक्ति वे कितना हो गया, P इज इक्वल टू वी इंटू आई बोल सकते हो, यहां पर आप बोल सकते हो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बोल सकते हो बच्चों आप इसका रिलेशन। अधिकतम शक्ति कब होगी बच्चों, अधिकतम शक्ति के लिए आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका लोड प्रतिरोध बराबर हो जाए आंतरिक प्रतिरोध के, तो अधिकतम शक्ति के लिए आपको ध्यान रखना है कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। उस स्थिति में पी मैक्सिमम की वैल्यू बन जाती है ई स्क्वायर अपॉन 4r। ये होती है जब परिपथ आपका बंद होता है, उस स्थिति में अधिकतम शक्ति वे लोड के सिरों पर। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है यहां पर ई और आर की कैलकुलेशन के लिए। किसी सेल के बंद परिपथ में जिसका विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है, यदि बाह्य प्रतिरोध R1 से बदलकर R2 कर दिया जाए तो धारा में परिवर्तन मान लो कि हो गया I1 से I2 और विभवांतर हो गया V1 से V2। तो अब हम इन संबंधों से निकाल सकते हैं बच्चों इसकी वैल्यू। तो अगर हम निकालें विद्युत वाहक बल, तो बच्चों ये तो हो गया I1 I2 अपॉन I2 माइनस I1 इंटू R1 माइनस R2। इस वाले रिलेशन से क्या बोला कि कोई ई विद्युत वाहक बल का सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, उसमें हमने प्रारंभ में प्रतिरोध R1 ले लिया और अब इसको बदल के R2 कर दिया, तो धारा भी हो गई I1 से I2 और यहां पर विभवांतर भी हो गया बच्चों V1 से V2। तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल अगर आपसे पूछ ले तो ये हो गया I1 I2 अपॉन I2 माइनस I1 इंटू R1 माइनस R2। और अगर आपसे पूछ ले आंतरिक प्रतिरोध, तो बच्चों ये हो गया I1 R2 माइनस I2 R1 अपॉन I1 माइनस I2। ये हो गया बच्चों यहां पर आंतरिक प्रतिरोध का संबंध। आप इसको ये भी कह सकते हो I2 R2 अपॉन I1 R1। आप इसको बच्चों IR को V2 कह सकते हो और I1 R1 को आप कह सकते हो V1। तो एक और रिलेशन आप कह सकते हो V2 माइनस V1 अपॉन I1 माइनस I2, ये भी रिलेशन आप कह सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका होता है बंद परिपथ। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं परिपथ की, इसको बच्चों हम बोलते हैं खुला परिपथ। तो खुले परिपथ और लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, देखिए किस तरीके से होता है यहां पर। खुले परिपथ में तो यहां से आप देखिए क्लियरली देख रहे होंगे ए और बी के बीच में यहां पर कोई संयोजन नहीं है, ये परिपथ हो गया खुला परिपथ। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब यहां से आपने इसको पूरा कनेक्ट कर दिया, कोई यहां पर आपने डिवाइस कनेक्ट नहीं की हुई है, आर इज इक्वल टू हो गया 0, प्रतिरोध हटा दिया, सीधा आपने बोल दिया कि भाई आर की वैल्यू हो गई 0। तो जब आपका परिपथ आपका खुला हुआ होता है तो बच्चों खुले परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना खुले परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो आई इज इक्वल टू हो गया 0। और शॉर्ट सर्किट में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी क्योंकि आर कैपिटल आर की वैल्यू हो गई यहां पर 0, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये हो गया ई अपॉन कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों यहां पर खुले परिपथ में धारा का मान 0 होता है, लेकिन विभवांतर हमेशा उत्पन्न होगा। विभवांतर खुले परिपथ में भी हो सकता है और बंद परिपथ में भी हो सकता है, तो विभवांतर होगा बच्चों ई विद्युत वाहक बल के बराबर। लेकिन शॉर्ट सर्किट में बच्चों V इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है I इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 0, तो विभवांतर की वैल्यू भी हो गई 0। तो इस तरीके से बच्चों ये की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं परिपथों के लिए, चाहे खुला परिपथ हो चाहे बंद परिपथ हो। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। यह एक गलत अवधारणा है कि जब लोड द्वारा प्रयुक्त शक्ति अधिकतम है तो परिपथ में धारा अधिकतम होगी। तो बच्चों यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि परिपथ में जो धारा है वो होती है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, और अधिकतम धारा कब होगी, ई अपॉन आर, जबकि आर न्यूनतम हो, लोड प्रतिरोध की वैल्यू न्यूनतम हो। जबकि शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति होगी ई अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो बच्चों ये हो जाएगा यहां पर 0, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है यहां पर 0। विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। विद्युत वाहक बल की अपन ने बात करी बच्चों, ये क्या होता है, सेल की अधिकतम क्षमता होती है, मतलब धन सिरे से किसी इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहां तक, ऋण सिरे तक, और ऋण से वापस धन तक। तो यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, इसकी वैल्यू उस पर निर्भर नहीं करती, ये सिर्फ निर्भर करता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। जबकि विभवांतर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। विभवांतर तो
जो आपने परिपथ में प्रतिरोध संयोजित किया हुआ उस पर निर्भर करेगा, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं करेगा। ध्यान रखिए बच्चों ये चीज। यदि कोई सेल या बैटरी किसी शाखा में जुड़ी हो तो उसका कुछ प्रतिरोध उस शाखा में अवश्य होगा। वास्तविक रूप में यह हमेशा होता है, क्योंकि आदर्श सेल या बैटरी का निर्माण असंभव है। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपने कोई सेल या बैटरी किसी विद्युत परिपथ में लगा दी तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, क्योंकि आदर्श सेल या आदर्श बैटरी बनाना बच्चों संभव नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चंस किस पैटर्न के हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक नए सेल को 0.04 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर से जोड़ने पर यह 15 एम्पियर की धारा देता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। I इज इक्वल टू, अभी पीछे अपन ने संबंध देखा था, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां पर आपको विद्युत वाहक बल बोल दिया 1.5, आपको R की वैल्यू कैपिटल R बोल दिया 0.04 और धारा की वैल्यू बोल दी, तो आप आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r यहां से कैलकुलेट कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगा के। अगला बोल दिया खुले परिपथ में किसी सेल के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखिए बच्चों यहां पर ये फिर से लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली दी है। क्या दिया है? ये विद्युत वाहक बल दिया है आपको। खुले परिपथ में विभवांतर क्या होता है? विद्युत वाहक बल। फिर बोल दिया सेल के सिरों के परिध 5 ओम प्रतिरोध लगाने पर, तो बच्चों ये बोल दिया आपको कैपिटल आर, और विभवांतर की वैल्यू बोल दी 1.8। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हो, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। सीधा फॉर्मूला है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रख के। अगला क्वेश्चन फिर से बोल दिया एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल बोल दिया, आंतरिक प्रतिरोध बोल दिया और लोड बोल दिया, विभवांतर पूछ लिया। सीधा निकाल सकते हो बच्चों। पहले तो आपको यहां पर धारा निकालनी होगी और फिर V इज इक्वल टू आई आर से कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। अब देखिए बच्चों सेलों का संयोजन किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं उसी तरीके से सेलों का भी संयोजन होता है। तो सेलों को हम 3 तरीके से संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित। श्रेणी और समांतर का मिक्स भी आप कर सकते हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखने, अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बच्चों श्रेणी क्रम में जब भी हमने सेलों को संयोजित किया तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में समस्त विद्युत वाहक बल संयोजित हो जाएंगे। प्रतिरोध यहां पर इस तरीके से कुछ मैं संयोजन को कह सकता हूं, ये आपका पहला सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, और ये इसी तरीके से चलते जा रहा है। ये E1, ये R1, ये E2, ये R2। तो बच्चों देखिए प्रतिरोध सारे श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिरोधों का संयोजन वैसे ही होगा जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते थे। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ये तो हो गए आपके प्रतिरोधों का संयोजन। और सेलों के विद्युत वाहक बल भी क्या होंगे? सभी के जुड़ जाएंगे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। अगर यहां पर मैं कंसिडरेशन ये लेता हूं कि n सेल संयोजन में है और सभी के विद्युत वाहक बल समान है, तो बच्चों विद्युत वाहक बल बन जाएगा परिणामी यहां पर n इंटू ई। परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा? n इंटू ई। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे और आंतरिक प्रतिरोध भी बन जाएगा n इंटू आर। जैसा मैंने अभी बताया सभी के प्रतिरोध भी जुड़ जाएंगे। यहां पर बच्चों देखिए मैं बात करता हूं अगर कि परिणामी धारा कितनी प्रवाहित होती है, तो अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। क्योंकि यहां पर हम सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं तो हमें तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो देखिए अभी हमने बात करी I इज इक्वल टू तुल्य विद्युत वाहक बल तो हो गया n इंटू ई और तुल्य प्रतिरोध हो गया n इंटू स्मॉल आर। तो ये होती है यहां पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। इसी तरीके से बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो बच्चों इसके सिरों पर विभवांतर क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये लोड के साथ में जोड़े हुए आपने सारे सेल। प्रत्येक सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता, तो बच्चों प्रत्येक सेल देखिए यहां पर सबके सिरे अलग अलग हैं। इसका मतलब हर किसी सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू अलग होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि सभी समान विद्युत वाहक बल के हैं और ऐसे n सेल आपने संयोजित किए हैं, तो बच्चों प्रत्येक के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी V अपॉन n। V क्या है यहां पर? लोड के सिरों पर विभवांतर। चलिए शक्ति वे की बात करते हैं। तो शक्ति वे क्या होता है बच्चों? यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट करी, वो वैल्यू यहां पर आप रखोगे और शक्ति वे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।
अधिकतम शक्ति के लिए आवश्यक शर्त, तो बच्चों अधिकतम शक्ति के लिए कैपिटल आर इज इक्वल टू बन जाएगा एन इंटू स्मॉल आर। इसका मतलब जो लोड प्रतिरोध है बच्चों वो बराबर हो जाना चाहिए यहां पर जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सबके आंतरिक प्रतिरोध के योग के। तो इस स्थिति में ये आ जाएगा एन इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं हम, जब असमान सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हो, ये तो सारे समान परिमाण के सेल आपके संयोजित थे, असमान संयोजन हो, यहां पर असमान हो, तो बच्चों ये देखिए जनरल कॉन्सेप्ट, रटने वाली कोई चीज नहीं है, जैसा मैंने भी पीछे बताया था, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। बाकी प्रोसेस पूरा सेम है, ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। समांतर क्रम संयोजन, अब समांतर क्रम में क्या हो गया बच्चों, एक चीज और समांतर क्रम में आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है, मान लो कि n सेल आपके पास में समान विद्युत वाहक बल समान आंतरिक प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन तो वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा है, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो होगी बच्चों अगर सारे समान परिमाण के हैं तो R अपॉन n। लेकिन यदि मैं इनके विद्युत वाहक बलों की बात करता हूं तो बच्चों विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने 10 सेल लगा दिए 1-1 वोल्ट के तो 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। समांतर क्रम में बच्चों 1 वोल्ट ही प्रवाहित होगा प्रत्येक से। तो ये अपन ने बात कर ली आर इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट की। अगर मैं बच्चों यहां पर परिपथ में प्रवाहित धारा की बात करता हूं तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट की वैल्यू बोली मैंने ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, तो ये हो गया आर अपॉन एन। तो यहां पर परिपथ में जो तुल्य धारा है वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बच्चों ये होगा यहां पर धारा का मान समांतर क्रम संयोजन में। दूसरी ओर जो की पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है वो बच्चों क्या हो गया कि जो लोड आपने यहां पर संयोजित किया है उसके सिरों पर विभवांतर, तो बच्चों अब की बार भी क्या होगा आई आर। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल से जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों वो होगी अलग अलग। तो हमने बोल दिया कि सारे सेल समान हैं तो प्रत्येक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई बटा एन, आई बटा एन, एन है यहां पर सेलों की संख्या। इसी तरीके से शक्ति वे की बात करें तो शक्ति वे देखिए आई स्क्वायर, शक्ति वे के लिए बच्चों आप यूज करोगे फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू फिर से आपने यहां से रखी। मैक्सिमम की बात करोगे तो n इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से अगर असमान आप सेलों को संयोजित करते हो तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है। क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए असमान सेलों के लिए की पॉइंट बताता हूं यहां पर आपको बच्चों। असमान सेलों के लिए ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा ही होगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू जितने भी सेल आपने संयोजित किए हैं तो EN अपॉन RN, और जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू होगी यहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तो धारा हो चाहे शक्ति वे हो। बस ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है असमान सेलों के संयोजन में। चलिए बच्चों इसी तरीके से अपन मिश्रित संयोजन भी देख लेते कि किस तरीके से मिक्स्ड यहां पर कॉम्बिनेशन होता है सेलों का। तो देखिए बच्चों ये आप सेलों का कॉम्बिनेशन यहां पर आप देख रहे हो, इस कॉम्बिनेशन में देखिए मान लिया कि n सेल तो संयोजित है यहां पर श्रेणी क्रम में और ऐसी ही m पंक्तियां हैं बच्चों यहां पर समांतर क्रम में। क्या बात करी हमने, n एक समान सेल एक पंक्ति में है और ऐसी m पंक्तियों को आपने जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों टाइप का संयोजन हो गया। अब देखिए किस तरीके से आप चीजें देखोगे यहां पर, तो परिपथ में तुल्य विद्युत वाहक बल, तो हर एक पंक्ति में बच्चों तुल्य संयोजन कितना हो गया n इंटू ई, ये हो गया हर एक पंक्ति में। अब समांतर क्रम में चाहे कितनी पंक्तियां लगा दो विद्युत वाहक बल का मान बच्चों होता है नियत, किसी एक से ही प्रवाहित होगा, तो कितना हो गया एन ई, तो तुल्य विद्युत वाहक बल तो कितना हो गया एन इंटू ई। दूसरी चीज देखते हैं हम यहां पर आंतरिक प्रतिरोध, तो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में कितना हो गया एन इंटू आर। ऐसी ही m पंक्तियां अपने पास समांतर क्रम में है तो बच्चों R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी एन आर अपॉन एम, m पंक्तियां है तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का आपको मिश्रित संयोजन का तुल्यांक मिल गया। यहां पर धारा की बात करते हैं तो बच्चों ई इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो देखो आई की वैल्यू यहां पर होगी एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। यहां से इसको कैलकुलेट करते हो तो ये हो गया एम एन ई अपॉन एम इंटू आर
प्लस एन इंटू स्मॉल आर, ये हो गई धारा। रटने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हर एक पंक्ति में लगे हुए सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है, जिसको आप टर्मिनल वोल्टता बोल रहे हो यहां पर, तो बच्चों वो हो जाएगा V अपॉन एन। प्रत्येक के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी हो गई, V अपॉन एन। और समांतर क्रम में प्रत्येक पंक्ति में प्रवाहित होने वाली धारा बन जाएगी बच्चों यहां पर I अपॉन एन। तो ये समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट और ये श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कितने सेल हो गए, कुल कितने सेल आपने संयोजित किए हैं, तो बच्चों यहां पर लगा दो टोटल रोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉलम्स, मतलब m इंटू एन। तो कुल सेलों की संख्या हो गई यहां पर m इंटू एन। ये जनरल हमने बच्चों बात करी है कि किस तरीके से संयोजन हो सकते हैं यहां पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के मिक्स के रूप में। चलिए बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं और एक दो पैटर्न के न्यूमेरिकल देखते हैं यहां पर। तो सेलों के श्रेणी क्रम समूहन में उनके विद्युत वाहक बल आपस में जोड़े या घटाए जाते हैं, उनके आंतरिक प्रतिरोध हमेशा जोड़े जाते हैं। तो देखिए क्या चीज मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये यहां पर कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि भाई दो प्रतिरोध कुछ इस तरीके से दो सेल कुछ इस तरीके से संयोजित है, इसका E1 और इसका E2। तो बच्चों यहां पर तो दोनों का जो तुल्यांक है वो होगा E1 प्लस E2। और अगर इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है तो वो भी हो जाएंगे, दोनों के जुड़ेंगे R1 प्लस R2। और अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि दोनों सेलों के ऋण सिरे एक तरफ कनेक्टेड हों, तो इस सिचुएशन में आप विद्युत वाहक बल को घटाओगे। अगर आप इस वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो अगले वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या पहले वाले को नेगेटिव ले रहे हो तो अगले वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर तुल्य हो गया E1 माइनस E2। लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो बच्चों यहां पर भी R1 प्लस R2 ही होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो ये चीज है जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाली है बच्चों कॉन्सेप्ट के रूप में। चलिए बच्चों ये हमने बात करी सेलों के संयोजन की। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आगे की चीजें, और भी अपन इस चैप्टर में अभी तक बहुत सारी चीजें बची हुई है। तो आज के चैप्टर में अपन ने बात करी, आज के इस लेक्चर में बात करी सेलों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन और किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। सो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिए। किसी को कोई डाउट्स, कंफ्यूजन, कोई पैटर्न के क्वेश्चंस में कोई आपको कंफ्यूजन रहता है तो बच्चों बेहिचक पूछिए, आपकी समस्या का बेहिचक समाधान किया जाएगा। बच्चों समस्या का मतलब फिजिक्स से संबंधित। थैंक यू बच्चों।